Welcome back to Northeast PSC. Today we are going to start our fourth lecture on Indian polity. तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. ठीक है, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया है, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्कस किए हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. हमारा जो मेन सोर्स है regarding our lecture, it is primarily Indian polity by M. Lakshmikant. तो you know कि हमें डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट हमें रेफर करना है ये आपको पता है. So now I will not go through text by text, but I will try and use a white sheet so that it becomes more easier and you can feel connected to whatever I am trying to convey. तो अभी जो है हम लोग शुरू करते हैं आज की डिस्कशन सैलिएंट फीचर के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आई विल यूज ए व्हाइट शीट. ओके, मूविंग अहेड. ओके, सो अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसकी अगर आप कोई भी एक लेमैन पर्सपेक्टिव से आप एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करें तो आपको क्या लगेगा कि हर कोई बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज क्वाइट एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ इसका जो कंटेंट है एक तो बहुत ही वास्ट है. ठीक है, बहुत ही बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशन है ये. और उसके साथ साथ हमें क्या पता है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आपका स्पिरिट है, एक नया देश, एक आपका नया इंडिपेंडेंट कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है जिसके तहत एक सोशलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इक्वल सोसाइटी क्रिएट करने वाला एक ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री क्रिएट करना है जहां पर इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो. इस तरीके की तमाम चीजों के साथ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ता है. सो इफ वी want or if we try to get a perspective about what this Indian constitution is, एकदम कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि ये बहुत ही एक्सेप्शनल डॉक्यूमेंट है, बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत वास्ट है, पॉसिबली हर एक क्षेत्र को, हर एक चीज को यहां पर इंक्लूड ऐड किया गया है, इसमें डिस्कस किया गया है. ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, इट शुड बी नोटिस्ड राइट अवे. क्या है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल प्रोविजंस था, जैसे आपका 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97th, 101 अमेंडमेंट, इन तमाम चीजें अगर हम बात करें बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th, 73, 74, 101, ये सारे बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिसने क्या किया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ फंडामेंटल चेंजेस टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किया है. तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, हमें याद रखने के लिए जरूरी ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये रिजिड नहीं है, ये काफी मतलब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है इसमें. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमें मौका देता है कि विथ चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, हमारे वक्त को बदलते वक्त की जो जरूरतें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ बदलाव लाया गया है हमारे जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, जो सॉवरेन डॉक्यूमेंट है उसमें. ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग क्या जानते हैं कि इसको हम लोग अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि ये कब हुआ था? पहली बात, इसका आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जब भी आप समझेंगे उसके आपको दो चार चीजें आपको जानना पड़ेगा. क्या है? पहली बात तो ये कब हुआ था? 1976 में. ये 1976 कौन सा पीरियड था? ये आपका इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा था जब इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए इमरजेंसी लगाई थी. और ये वो दौर था जब इमरजेंसी लगेगा ऑब्वियसली जो आपका यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऑल पावरफुल हो जाते हैं और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलता था प्रेसिडेंट को करना पड़ता था. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम पे आया ये अमेंडमेंट. तो इसीलिए इसमें बहुत सारे एकदम बहुत ही आपका एक्सटेंसिव चेंजेस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है. मतलब
100-150 के तादाद में आप समझ सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रोविजंस के यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये अपने आप में किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा आपको लगेगा अगर आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अलग से पढ़ें। तो ये क्या क्या है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या किया था, चेंजेस इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बट जो अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ही ज्यादा अनडेमोक्रेटिक चीजों को इंट्रोड्यूस करना ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि जब आपको 1919 में क्या हुआ, जर्मनी में वीमर रिपब्लिक मतलब कि जर्मनी में जो आपका एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट, रिपब्लिक स्टेट को आपका एस्टेब्लिश किया जाता है 1919 में। ये चलते चलते 1933 जब आ जाता है, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, हिटलर की राइज होती है। तो हिटलर क्या करता है, जैसे ही हिटलर की राइज होती है तो कुछ षड्यंत्र करके जो फ्रैंकफर्ट, जो उनका जो पार्लियामेंट था फ्रैंकफर्ट में, तो उसमें आग लगा देते हैं और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसको जला देते हैं और पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। और उस टाइम में इन्होंने जिस तरीके की प्रोविजंस या फिर जो आपका चेंजेस इंट्रोड्यूस किया उस देश में, वहां पर पूरा जो आपका डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको इस तरह से बदल दिया गया कि एक व्यक्ति ऑल पावरफुल हो गया और वो कुछ भी करने के लिए रेडी था। और वो कुछ भी बोले थे, मतलब लिटरली ईच एंड एवरीथिंग वाज बीइंग डन एट द कमांड ऑफ दिस मैन कॉल्ड एडोल्फ हिटलर। लेकिन उस तरीके की चीजें हम लोग 1976 में नहीं देखते इंडिया के केस में, बावजूद इसके कि यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जरूर है कि ज्यादा से ज्यादा ऑथोरिटी वो खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश करे, बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश किया है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, हम लोगों ने क्या देखा, केशवानंद भारती केस की बात करें, अगर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि द पार्लियामेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्पिटेंस अंडर आर्टिकल 368, जो 368 के अंदर जो पार्लियामेंट का जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बदलाव लाने की जो कोशिश किया जा रहा है, मतलब जो पावर जो दिया जा रहा है पार्लियामेंट को, वो ठीक है, वो कर पाएगा। लेकिन केशवानंद भारती केस में हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर को आप मेलाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि ये 1973 में आया था केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये जब 1973 में आने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। इसका मतलब यह है कि केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट है, उनका जो रूलिंग है, उस रूलिंग को कहीं ना कहीं यहां पर रेस्पेक्ट किया गया है, इवन व्हेन द कंट्री वाज अंडर नेशनल इमरजेंसी। तो ये आपका क्या है, हम लोग एक ब्रीफ ओवरव्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो फीचर्स है, सबसे पहला फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, सबसे अहम और सबसे जो अनोखा, इंटरेस्टिंग कह सकते हो उसको, वो है कि हमारा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये आपको जानना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि दुनिया में ऐसा, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 8, 10, 15 कंट्री का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मिला के भी उतना नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही वास्ट है, यहाँ पर बहुत एक्सटेंसिवली हर एक चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ा पॉपुलेशन था, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, इलिटरेट हैं। तो अगर हम लोग जो टेक्निकल वर्ड्स में, अगर हम लोग जो आपका किताबी शब्द हैं उन सारे शब्दों में एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करें, जो हमारे देश की जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो आम आदमी हैं, ठीक है, आम आदमी मतलब केजरीवाल वाला पार्टी नहीं है, जो आम आदमी, जो मैं आप जैसे जो आम आदमी हैं, तो इस तरीके के लोगों के लिए आसानी हो इस कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को समझने के लिए। अगर मैं आपको बोल दिया, लेट्स एज्यूम कि आपको मैंने ये बोल दिया कि आर्टिकल 32 क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है, मुझे पता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है। हो सकता है एक क्लास 12th के स्टूडेंट को नहीं पता होगा रेमेडीज का मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसको फर्दर इसकी जो लैंग्वेज है इसमें और सारे हम लोग लिटरेचर ऐड कर दिए कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या फिर आपका जो फंडामेंटल राइट है वो अगर आपसे वायलेट किया जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है, या फिर आर्टिकल 226 के तहत आप कहा जाएंगे, हाई कोर्ट के पास जाएंगे और अपील करेंगे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या ये चीज कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से समझ पाएगा? नहीं, ये मुझे खुद पता चल, मतलब इस कॉन्सेप्ट को मुझे खुद क्लियर हुआ 3-4 साल पहले, ठीक है, जब मैं कॉलेज में था, मतलब ग्रेजुएशन के दिनों में। उससे पहले नहीं पता था। क्यों? क्योंकि ये सारे जो शब्द हैं ये काफी क्या है आपका टेक्निकल है और इसको हमें सब्सटेंशिएट करना है आम लोगों की मदद के लिए। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लैंग्वेज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू रिटन एंड अनरिटन। पहली बात तो यह है कि रिटन एक होता है और दूसरा क्या होता है आपका अनरिटन। तो आपको लगेगा कि अनरिटन का अगर आपको एग्जांपल देना हो तो यूके है, रिटन का एग्जांपल देना हो इंडिया है, यूएसए है, ठीक है। तो आप इंडिया यूएसए की अगर बात करें तो यहां पर क्या है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आप बोलेंगे कि यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। ऐसा नहीं है, यूके का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी रिटन है। लेकिन यहां पर क्या है, सबसे एक इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया और यूएसए की जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड है इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि भैया मुझे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दो, आपको हम एक किताब उठा देंगे, आप लेके उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि भैया हमें एक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, आपको एक पंफलेट 15-20 पन्नों का एक पंफलेट दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिए, वो आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्या यूके के पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? द आंसर इज यस। लेकिन इसको आपको कहां मिलेगा? अगर कोई आपको पूछे कि भैया मुझे यूके का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइए, कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग किताबों से इंस्पायर हुआ है, बहुत अलग अलग इवेंट से, बहुत अलग अलग फिलोसॉफी से, लिटरेचर से। तो उन तमाम चीजों को एक किताब के अंदर कोडिफाइड नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि अगर आपको कोई बोले कि आई वॉन्ट टू लुक इन टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ले लिया जाएगा जाके लंदन के जो बड़े आपका लाइब्रेरी है वहां पर बोलेगा कि यहाँ पर देखिए इन तमाम किताबों से हम लोगों ने कुछ चीजें उठाया है, लेकिन हम लोगों ने कोडिफाई नहीं किया है। तो ये चीज आपको जानना पड़ेगा कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि रिटन मतलब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन एक डॉक्यूमेंट में नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया, ठीक है, अनलाइक इंडिया, ये अगर हम बात करें, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने बताया कि ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इलाबोरेट है और डिटेल है। कॉम्प्रिहेंसिव, इलेबोरेट एंड डिटेल्ड, ठीक है। यहां पर मतलब लगभग हर एक चीज को यहां पर ऐड करने की कोशिश किया गया है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने क्या किया है कि इसको एक्सप्लेन किया है, इसको इलेबोरेट करने की कोशिश किया है, ताकि मैं आपको पहले ही बता दिया कि रीजन क्या है कि हमें चाहिए कि जो हमारे आम जनता है, हमारे देश के लोग, उनको बड़े आसानी से समझ में आए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने सारे चीजें किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अगर आप बात करें कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एक दो चीज और आप देख लीजिए। रिटन और अनरिटन में मैं और एक दो चीज बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चीज के साथ कंप्लीट रहे, ठीक है। सो लॉज आर रिटन एंड कोडिफाइड, ये हमने बता दिया। कॉन्वेंशन डज नॉट मैटर, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्वेंशन जो है, हमारा जो रीति रिवाज है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट मैटर। लेकिन यहां पर अनरिटन के केस में मैटर करता है। जो कॉन्वेंशन है, रीति रिवाज है, उन तमाम चीजों को हमें फॉलो करना होता है या फिर हमें उसको मद्देनजर रखना होता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि इसको इनैक्ट किया जाता है, इनैक्टेड। इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जाता है, आपका इनैक्ट किया जाता है। मतलब कि बहुत सारे लोग एक साथ होकर वहां पर अलग अलग इनपुट्स डाल के उसको लिखा जाते हैं बाकायदा। लेकिन अगर हम बात करें कि
इसके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इवॉल्व्ड मतलब कि इवोल्व मतलब अपने आप धीरे 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 टाइम के साथ ये ग्रो हुआ है। इट बिकेम इनटू व्हाट इज नोन टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि 389 मेंबर्स का हम लोगों ने क्या किया, अपॉइंट किया। अगर हम लोग वहां पर जाए 1787 में यूएसए में 13 कॉलोनीज के लोग एक साथ होके ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे। यहाँ पर यूएस इंडिया में 389 मेंबर्स इकट्ठा होकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लगे। लेकिन यूके या फिर हम लोग अगर बात करें न्यूजीलैंड की, इस तरीके की कंट्रीज में इस तरह का कोई बॉडीज नहीं था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना पड़ेगा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड होती है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको बहुत ही याद मतलब बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की जरूरत है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी कि आपको क्या याद रखना है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट कम्स इनटू फोर्स, ये जो आपका इंप्लीमेंट होता है एट वन गो, एक बार में ही इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इट इज नॉट द केस हेयर, इट इज नॉट द केस। यहां पर क्या है आपका मतलब ये क्योंकि इवॉल्व हुआ है, टाइम टू टाइम जो भी चीजें ऐड होता गया इनके मेंटल फैकल्टी में, इनके सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग में, उन तमाम चीजों को धीरे 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 इन लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम इसको एक ही दिन में इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, आपका इंप्लीमेंट हो गया था। लेकिन अगर आप इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यहां पर ऐसा नहीं है कि एक ही डेट में यहां पर इंप्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। मूविंग अहेड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात करें, लिंग्विस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो रिटन और अनरिटन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं ये भी आपके लिए जानना अहम था। So I thought it should be brought to your concept with clarity. Okay, great. Moving ahead. Originally हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, अगर हम बात करें जैसे 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, 49 के 26 नवंबर को, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ, उस टाइम क्या था, एक प्रियम्बल था हमारे पास, 395 आर्टिकल्स था, और क्या था आपका 8 शेड्यूल्स था। अगर हम आज के डेट की बात करें, 2022 की बात करें, लगभग 448 के करीब आर्टिकल्स हो गया है। प्रियम्बल एक ही है, ठीक है, लेकिन शेड्यूल्स कितना हो गया आपका, 12 शेड्यूल्स हो गया है। पहले ये जो 395 आर्टिकल्स था ये आपका अमूमन 22 पार्ट में डिवाइडेड था, और ये जो 448 आर्टिकल्स के आप देखते हैं ये 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या हुआ है, टाइम के साथ साथ ग्रो करने की, एक्सपांड होने की कोशिश किया है, जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द टाइम। हमारे वक्त के हिसाब से हमें इन तमाम चीजों को क्या किया गया है। अगर आप देखें जब आर्टिकल हमारा वो हुआ 1951 का इलेक्शन की बात करें, वहां पर वो सारे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, वोट दिया, जिनका उम्र 21 साल से 21 साल या फिर उससे ज्यादा था। लेकिन अगर हम बात करें 19 जब आपका वो हुआ, कोई बता सकता है इन विच ईयर द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स इन इंडिया, बता सकते हैं आप? तो जब उनका गवर्नमेंट था, राजीव गांधी का गवर्नमेंट था 1989 में, तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बाद एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो जो चीज 1951 में वैलिड था वो चीज 1989 में इनवैलिड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा वक्त की भी जरूरत मतलब वक्त बदलता रहता है, हमारे जरूरत बदलता रहता है। इसी हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या भी आया है, आपका चेंजेस आया है कंटिन्यूअसली। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड
some or other types of changes. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के इतना बड़ा होने के पीछे क्या मतलब क्या क्या रीजन है? 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बिग कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारा जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, इसके पीछे क्या है आपका? 4 फैक्टर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पहली बात क्या है आपका? ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें कि हमारा जो कंट्री है क्या बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इस कंट्री में आपको डिजर्ट मिलेगा, आपको ओशन मिलेगा, आपको प्लेट्यूज मिलेगा, लेक्स मिलेगा, रिवर्स मिलेगा, ठीक है, आपको कोल्ड माउंटेन्स मिल रहा है, ठीक है। इन तमाम अलग अलग जो वो हैं आपका वास्टनेस है हमारे ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है हमारे इंडिया के, उसके हिसाब से हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हर एक रीजन के लोगों की जो एस्पिरेशन है, नीड्स हैं, जरूरतें हैं, उसको एड्रेस करना, उसके हिसाब से हमें कानून बनाना बेहद ज्यादा जरूरी था। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर ने हमें क्या किया है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर आप आर्टिकल 371 की बात करें, वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी पहाड़ी स्टेट्स हैं, जो हिल स्टेट्स हैं या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उसके लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने स्पेशल प्रोविजंस इकट्ठा वो किया है, वहां पर एन्यूमरेट किया है, ताकि इन तमाम स्टेट्स को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहायता मिले, इनके इलाके में बाहर के लोग जाके हस्तक्षेप ना करें। तो इन तमाम चीजों को हम लोगों ने एन्यूमरेट करने की कोशिश की, जस्ट टू मीट ईच एंड एवरीवन्स एस्पिरेशंस एंड डिमांड एंड नीड्स। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया आपका हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकल फैक्टर, तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना वास्ट हुआ, उन तमाम कारणों को हम लोग देखने की कोशिश करें। तो हिस्टोरिकल फैक्टर की अगर हम बात करें, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1935 के जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उस एक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और वो एक्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो जब हम लोग 1935 के एक्ट को बहुत अच्छा मान के उसको कॉपी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, तो हमारा जो नोट बनेगा, आप मान लीजिए कि आपको मैं बोल देता हूं कि आप एम लक्ष्मीकांत पढ़िए और उसमें आप नोट भी बनाइए, और आपको पता है कि एम लक्ष्मीकांत के हर एक लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते। तो अगर आप इग्नोर नहीं कर सकते तो आपका नोट्स भी आखिरी में, अगर एम लक्ष्मीकांत में अगर आप बात करें कि मान लीजिए कि 800 पेज हैं, तो आपका नोट्स भी कहीं ना कहीं 600 पेज के करीब तो आ ही जाएगा, आप कितना भी नोट्स बनाने कोशिश करें। अब मान लीजिए 600 नहीं 400 पेज बन जाता है, तो एटलीस्ट बना तो इतना बड़ा। तो मतलब कि आप अगर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को देखकर अपना वो बना रहे, नोट्स बना रहे, तो जाहिर सी बात है आपका खुद का नोट्स भी बड़ा होगा। तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बजाय हिस्टोरिकल फैक्टर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये बहुत ही वास्ट था, तो इसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा होने का एक वो रहता है। तीसरा कारण क्या है आपका? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में दोनों के लिए हमारा क्या है? आपका वन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आप वहां जाए, यूएसए में जाए, यूएसए के आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बड़ा होने का कोई चांसेस नहीं है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन छोटा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर स्टेट का क्या नीड्स है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या नीड है, कौन कौन सा कानून स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कौन कौन सा कानून सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, कौन कानून ऐसा होगा जो कॉन्करेंट होगा, दोनों तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना पाएगा। तो इन तमाम चीजों को एक ही डॉक्यूमेंट में लिखना था तो बड़ा होना ही था। और आखिरी जो आपका इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, लीगल लुमिनरीज, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, ठीक है, इसके अंदर लॉयर और पॉलिटिशियन का अड्डा बन गया था। बहुत सारे लोग इसको क्या बोला है आपका, जैसे ग्रेनवेल ऑस्टिन है अमेरिकन वो, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये लॉयर्स का पैराडाइज बन गया था। तो जहां पर देखिए, अगर आप ये बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अगर हमारा स्पोर्ट्समैन होता, सारे के सारे अगर स्पोर्ट्समैन होता, तो क्या होता कि आपके सारे कानून ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के आसपास घूमता, स्पोर्ट्स की जो आपका प्रिंसिपल्स है, फिलोसफीज है, उसके आसपास घूमता। ठीक उसी तरह से अगर सारे लोग इकोनॉमिस्ट होता तो इकोनॉमिक्स के आसपास घूमता। यहाँ पर हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या था? लॉयर्स थे। आप नेहरू की बात करें, गांधी तो खैर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं था, लेकिन उनके वहां से भी तो कुछ ना कुछ इनपुट्स आ रहा था।
ठीक है। तो फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, बी आर अम्बेडकर की बात करें, सब तो एक तरह से मतलब क्या था आपका, लॉयर्स थे। तो इन तमाम बड़े बड़े लोग जो थे, खाली यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लॉयर थे और उसके साथ ही पॉलिटिशियंस भी थे। तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो गया आपका, लॉ से रिलेटेड जितना जिसके पास लॉ से रिलेटेड नॉलेज है उन तमाम नॉलेज को यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश किया, और आखिरी में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वास्ट बन गया, बड़ा बन गया, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्या हो जाता है आपका, बड़ा हो जाता है, वास्ट हो जाता है। आई होप ये चीज आपको याद रहेगा। और कोई भी अगर आपको बोले कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 कारण बताना पड़ेगा, और वो सारे कारण क्या है यहां पर हमने आपको बता दिया है। ठीक है। तो नाउ मूविंग अहेड विथ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन विच इज कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हम लोगों ने क्या किया है, वेरियस सोर्सेस से हम लोग क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस से हम लोगों ने एडॉप्ट करने की कोशिश किया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, इन तमाम लोगों ने बहुत अलग अलग देश के मोर देन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, और वहां से जहां जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी बातें थी उन तमाम चीजों को एडॉप्ट करने की कोशिश किया गया है। तो ये भी एक क्या रहा है आपका, वेरियस सोर्सेस, बहुत ज्यादा सोर्सेस यहां पर हम लोगों ने क्या किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला है कि अगर बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार हम लोग दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी क्यों करें, तो हम लोग कॉपी कट क्यों बनेंगे, तो बी आर अम्बेडकर बहुत गर्व से बोला है कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि रिडंडेंट हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा वीक होगा, या फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नया देश का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके वजह से इनइफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। हम पूरे दुनिया भर की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने स्टडी किया है, उसके बाद हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन वो किया है। और अगर कोई भी कंट्री में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अच्छी प्रोविजंस हैं, उसको हमें कॉपी करने में कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए, अच्छा ही हमें हर जगह से बटरना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आपका स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो आपका जो जैसे आपका फेडरल स्कीम, जुडिशियरी, गवर्नर, इमरजेंसी पावर, इन तमाम चीजों का हम लोग स्ट्रक्चरल पार्ट में लाते हैं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल पावर पार्ट्स कहां से आया है, ये हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है। तो जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है हमारा, कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होगा, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना, गवर्नर का होना, कभी भी देश के सामने अगर आपका संकट आ जाता है तो 3 तरीके के इमरजेंसी प्रोविजंस होगा। ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी होना चाहिए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी होना चाहिए, जो कि क्या करे, आपका ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करें। ठीक है। इन तमाम चीजों का हम लोगों ने क्या देखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें, फिलोसॉफिकल ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल। ठीक है। स्ट्रक्चरल पार्ट, समथिंग इज रॉन्ग विद माई पेन टुडे। ओके, ये तो हो गया स्ट्रक्चरल पार्ट। उसके बाद अगर हम लोग फिलोसॉफिकल पार्ट की बात करें, फिलोसॉफिकल पार्ट बोले तो कौन सा याद आता है आपको, जैसे डीपीएसपी हो गया। ठीक है। तो ये डीपीएसपी की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, या फिर फंडामेंटल राइट की कॉन्सेप्ट की बात करें, फंडामेंटल राइट हम लोगों ने कहां से लिया है, यूएसए से लाया है। डीपीएसपी हम लोगों ने कहां से लाया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग अलग सोर्सेस से हम लोग अलग अलग चीजों को एडप्ट करने की कोशिश किया है। तो स्ट्रक्चरल पार्ट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लाए। फिलोसॉफिकल पार्ट जैसे आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये अलग अलग देशों से लाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्ट,
पॉलिटिकल जैसे आपका गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करें या फिर कैबिनेट गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, इन तमाम चीजों का अगर हम देखें, ये हम लोगों ने क्या किया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करने की कोशिश किया है। तो ये क्या है, आपका जो फिलोसफिकल पार्ट है कहीं और से लाए हैं, पॉलिटिकल पार्ट कहीं और से, कहीं आपका स्ट्रक्चरल पार्ट कहीं और से। तो इस तरीके से इसके अलावा भी खाली यही नहीं है, फिर हम लोगों ने क्या देखा है, कनाडा की बात करें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने वो किया था। फिर फ्रांस से हम लोगों ने क्या लाया, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। उसके अलावा हम लोग साउथ अफ्रीका से क्या लाया, साउथ अफ्रीका से हम लोग आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट के जो प्रोविजन है उसको लाया है। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लाए थे कॉन्करेंट पावर के कॉन्सेप्ट को। उसके अलावा जापान से लाए हैं। तो इस तरीके से जर्मनी से लाया गया है, आपका क्या जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो जर्मनी से लाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को फॉलो किए हैं या फिर हम लोग उसको स्टडी किए हैं। उसके बाद जो जो हमें अपना काम का लगा उसको हमने क्या किया, अपने जो बास्केट है उसमें हम लोग शामिल किया और बाद में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर ये भी है कि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को स्टडी किया और उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज फ्रेम्ड बाय 389 इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ दैट टाइम। तीसरा इंपॉर्टेंट जो वो होगा फीचर होगा, ये हम लोग क्या देखते हैं, ये है आपका ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी की बात करें इसका मतलब कठोर, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये कोमलता, ठीक है, कोमलता, और ये हो गया आपका कठोरता। मतलब कि ये बहुत ज्यादा सख्ती हो जाना और ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बहुत सॉफ्ट होना। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हमें अमेंडमेंट करना हो, ठीक है, अगर अमेंडमेंट करना हो तो क्या ये अमेंडमेंट बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा आसान है, कुछ कुछ केसेस में हम लोगों ने क्या देखा है बहुत ही ज्यादा टफ है। तो जैसे अगर हमें प्रेसिडेंट को वो करना हो, इम्पीच करना हो, ठीक है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, ठीक है, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन की बात करें, इन तमाम लोगों को इम्पीच करने के लिए हमें क्या चाहिए, आपका स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी और उसमें भी आपका क्या चाहिए कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इस तरीके की कॉन्सेप्ट होती हैं कि हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। और ये सारे मेजोरिटीज को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया है तब से हम लोगों ने क्या देखा है कि हमारे देश में एक भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट में चीफ जस्टिस को रिमूव नहीं किया गया है, कोई प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का कोई सवाल नहीं आया है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा रिजिड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। लेकिन अगर हम देखें इसके अलावा बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत सारे प्रोविजंस है जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी से ही हम लोग वो कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक में बांटते हैं। तो दो तरह के हो जाता है, ये आपको पता है, फ्लेक्सिबल और रिजिड होता है। दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आप दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज वन दैट कैन बी अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉज। ये जो आपका ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, डेली एक्टिविटीज के साथ जो जुड़ा हुआ जो लॉ है, वो सारे लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से आप चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं और सेम तरीके से आप इस तरीके कानून बना भी सकते हैं। लेकिन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ऑर्डिनरी लॉ का जो बनाने का जो तरीका है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो कामकाज है वो अलग अलग होगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों का सिंथेसिस है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप क्या देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक
बहुत ही स्पेशल फीचर है रिजिड भी होना और फ्लेक्सिबल की। अगर हम देखें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुकी है, इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुई है, वो भी कितने 27 अमेंडमेंट्स इन मोर देन 250 ईयर्स, और हमारे इधर 100 अमेंडमेंट्स हुई है इन लाइक 72 ईयर्स। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हमारा वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप हमारे देश की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप अमेंड नहीं कर सकते। तो ये रिजिड कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। चौथा क्या है, चौथा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है वो हमें एक देता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आपके लिए जानना थोड़ा सा अहम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको यहां पर दो चार चीजें, दो चार तो नहीं कुछ ज्यादा ही बता देंगे, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। पहली बात तो यह है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या मिलेगा, जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है, ये दोनों आपस में काफी लिंक्ड होते हैं, काफी इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है काफी क्लोज होता है। क्यों, जो एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं वो सारे लोग क्या हैं, एग्जीक्यूटिव है। लेकिन क्या वो सारे लोग लेजिस्लेचर का पार्ट है? यस, मोस्ट ऑफ देम आर मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो दोनों हाउस के किसी का हाउस का मेंबर ना हो। जब ये लोग लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर के तौर पे रहते हैं तो वो लोग लेजिस्लेचर का पार्ट है। जब ये लोग मिनिस्टर के रोल प्ले करते हैं तब वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफी क्लोज रहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है अपने कामकाज, जो भी वो उनका कामकाज है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल है किसके सामने, लेजिस्लेचर के सामने। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि लोकसभा के सामने आप जवाबदेही होना पड़ता है, आपको क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या किस तरीके की स्कीम्स या फिर एक्सपेंडिचर, इन तमाम चीजों का आप कहां पर कितना खर्चा कर रहे हैं, ये सारे चीजें आपको जवाब देना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट काफी पावरफुल है, तो जब भी बजट बनाते हैं तो ये पार्लियामेंट में पेश करने की जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी बजट बनाए और अपने मन के हिसाब से खर्चा करे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या बजट है आपका और आपको कहां पर कितना खर्चा होगा, क्यों खर्चा होगा, इन तमाम डिटेल को आपको पार्लियामेंट के सामने पेश करना होता है। और जो लोकसभा है, लोकसभा वहां पर क्या करेंगे, आपको वोटिंग करें, राज्यसभा वोटिंग करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपका जो बजट का सैंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव अपने मन मर्जी से कुछ भी करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, वरना नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ आपको क्या कर दिया जाएगा, आपका तथैया थई। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होती है। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, मतलब क्या होता है, एक तो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा क्या होता है प्रेसिडेंट, जो आपका टाइटुलर हेड। ये नाम के मात्र एग्जीक्यूटिव है, लेकिन असल काम कौन लोग करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इन तमाम काम को करने के लिए प्रेसिडेंट के नाम में करना होता है। उसके बाद क्या होता है, सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर होती है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या काम चल रहा है वो तमाम चीजें सीक्रेट रहेगा। जो भी एग्जीक्यूटिव का मेंबर है वो लोग क्या करेंगे, इन तमाम काम को कैरी आउट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, लीडर होगा। प्राइम मिनिस्टर इज द अल्टीमेट लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे यहाँ पर क्या देखते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, और यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। अगर आपको कोई पूछे कि हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उसका टेन्योर क्या है, उनका टेन्योर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का या फिर चीफ मिनिस्टर का, ठीक है, नो फिक्स टेन्योर। तो आप बोलेंगे सर हर 5 साल में तो चेंज होती है, तो 5 साल में चेंज नहीं होती है। हमारे यहाँ पर क्या है, 5 साल में इलेक्शन जरूर करवाना है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति कितने साल तक वो रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा, चीफ मिनिस्टर रहेगा, ये उनकी
कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मोदी जी जो हैं पिछले 8 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये चाहे तो आने वाला और 8 साल रह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या उनके पास सपोर्ट रहेगा। जब तक सपोर्ट रहेगा तब तक आप बनते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई फिक्स टेन्योर नहीं होती है। लेकिन अगर हम लोग पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल उसमें सेपरेशन ऑफ पावर काफी रिजिड होती है। जो एग्जीक्यूटिव का काम क्या है और लेजिस्लेचर का काम क्या है, ये पूरी तरह से डिवाइडेड है। जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी करे, यूएसए का प्रेसिडेंट कुछ भी करे, यूएसए का जो कांग्रेस है, मतलब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए हम लोग कांग्रेस कहते हैं, तो यूएसए का जो आपका कांग्रेस है वो प्रेसिडेंट को ये नहीं बोल सकते आप क्या कर रहा, हमें आके एक्सप्लेनेशन दो, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट किसी को भी उठा के वो क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बना सकता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, पार्टी इन्फ्लुएंस इज लेस, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट का एक क्या होता है, आपका फिक्स्ड टेन्योर भी होती है यहाँ पर। जैसे यूएसए में आपका क्या है, आपका 4 साल 4 इयर्स क्या है आपका वहां पर प्रेसिडेंट का टेन्योर होते हैं, तो फिक्स्ड टेन्योर होगा। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पार्डन, कम्यून, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग देखें वहां पर भी ड्यूअल वो है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। जैसे सीनेट हो गया और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इस तरह से ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो है ही है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में भी आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जाता है, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट का किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। और उस इलेक्टोरल कॉलेज को कौन वो करता है, आम लोग करते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या देता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत फीचर्स में से एक है। और प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें अब तक पहुंची हैं, जो भी मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। ओके, नाउ इसके अंदर और भी एक दो चीजें हैं जिसका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारा यहाँ पर जो गवर्नमेंट को जो हम लोग फॉलो करते हैं उसको हम लोग वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मतलब जो ब्रिटेन के जो आपका पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में है, तो उसी को हम लोग सीधा बोलते हैं कि हमारा क्या है, ये वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जैसे हमने क्या बताया, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव होती है। रियल एग्जीक्यूटिव पीएम, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी, जो भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी रूल करेगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, ये लीडर होगा, गवर्नमेंट का मेन लीडर होगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो लोकसभा होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है, डिसोल्यूशन होती है हर 5 साल के बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएम का टेन्योर खत्म हो गया है, तो ये भी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये चीज आपको याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है। अब ये चीज क्या होती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर कि सर यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें यूके की, तो यूके का पार्लियामेंट इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कुछ भी कर सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सॉवरेन बॉडी है यूके का पार्लियामेंट। इट कैन ये इन्होंने बोला था, ग्रैंडवाइल ऑस्टिन ने बोला था कि यूके पार्लियामेंट कैन
डू एवरीथिंग एक्सेप्ट टर्निंग ए वुमेन इनटू ए मैन एंड वाइस वर्सा। एक महिला को पुरुष बनाना और एक पुरुष को महिला बनाना, बस यही काम नहीं कर सकते, उसके अलावा हर एक काम ब्रिटिश पार्लियामेंट कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या पार्लियामेंट बहुत इतना पावरफुल है? पार्लियामेंट पावरफुल है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारे कानून बनाया जाता है। पार्लियामेंट चाहे किसी भी तरीके की जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकता है अंडर इट्स अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जुडिशियरी भी काफी सुप्रीम है। जुडिशियरी का जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, इसका आप देखिए, आप यहाँ पर आप हर एक चीज जो यहाँ पर क्या है आपका कनेक्टेड है, ठीक है। आप कोई भी पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जुडिशियरी क्या बोलेगा, ठीक है आप करते रहिए, हम बस देखेंगे कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वो कर रहा है, वायलेट कर रहा है या फिर नहीं। अगर कर रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, अल्ट्रा वायर्स या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो पार्लियामेंट कितना भी अमेंडमेंट करना चाहे कर सकता है, लेकिन जुडिशियरी भी यहां पर क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अल्टीमेट डिफेंडर कौन है, हमारा द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इज एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश पार्लियामेंट while the principles of judicial supremacy is with that of the American Supreme Court। तो अमेरिका की बात करें, अमेरिका में सबसे पावरफुल क्या है, आपका जुडिशियल सुप्रीमेसी है, जुडिशियरी बहुत ज्यादा पावरफुल है, और यूके में पार्लियामेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इंडिया में दोनों ही पावरफुल है। ये एक बहुत ही खास खूबसूरत एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट क्या करता है, ब्रिटिश सिस्टम से थोड़ा सा डिफर करता है। ये हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, जुडिशियल स्कोप है हमारे यहाँ पर, जो भी पार्लियामेंट कर रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, जो आर्टिकल 370 को जो हटाया गया उसके ऊपर भी केस दर्ज है, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है। उसके अलावा जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उसके अगेंस्ट में भी लोगों ने पिटीशन दर्ज किया है। उसके अलावा जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए जो आपका 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके अगेंस्ट में भी लोगों ने क्या किया है, यूएपीए के अगेंस्ट में लोगों ने पिटीशन डाला है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। तो इन तमाम चीजों से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे इधर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, जिसका नाम क्या है, जुडिशियल रिव्यू। तो आप किसी भी तरीके की चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो है जुडिशियल रिव्यू को आपका सामना करना पड़ेगा अगर बाय एनी चांस इट गोज अगेंस्ट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इन लोगों ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है और जो हमारा प्लस जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, इन दोनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, एक बहुत ही स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट हमें मिलेगा, जिसको हम लोग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका पांचवा। उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि इंटीग्रेटेड क्या है, हमारा जितने भी वो है आपका सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेवल के मतलब स्टेट लेवल पे क्या है, हाई कोर्ट है, उसके बाद क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट, पता नहीं ट्राइब्यूनल्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कोर्ट्स हैं। लेकिन इन तमाम जुडिशियल सिस्टम्स में आपका सबसे ऊपर में क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट। ये क्या है, आपका हाईएस्ट एपेलेट बॉडी है, हाईएस्ट एपेलेट बॉडी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट। जैसे आपका कुछ मामला हुआ, कुछ केसेस का सामना करना पड़ा, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी रूलिंग है उससे आप सहमत नहीं है तो आप हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट के बाद से भी आप सहमत नहीं है तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये क्या है, आपका अपील करना। आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बातों से नहीं सहमत है तो आप हाई कोर्ट के सामने जाके अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के रूलिंग से भी आप सहमत नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके आप अपील कर सकते हैं। ये जो अपील करने की
एबिलिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एपेलेट कोर्ट। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस लेकर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, अब हाई कोर्ट नहीं बोल रहे हैं कि भैया ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस है, हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों नहीं है, हर एक चीज क्या है यहाँ पर इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जानना, वो केस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी उन तमाम कानून के पीछे, उन तमाम जो आपका लीगलिटीज है उसके बारे में उनके पास भी नॉलेज है। तो वो क्या है, क्यों नॉलेज है, क्योंकि हर एक जो केस के, हर एक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ, लॉ से जुड़ा हुआ हर एक नॉलेज, इन तमाम तीनों लेवल के, चारों लेवल के जितने भी आपका कोर्ट सिस्टम्स हैं, इन तमाम लेवल के कोर्ट के जो आपका प्रैक्टिशनर्स हैं, जो जजेस हैं, उन सबको इसका नॉलेज होता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। लेकिन यूएसए में क्या है, द फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशियरी एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशियरी। वहां पर जो आपका फेडरल जुडिशियरी है और स्टेट जुडिशियरी है, उनका काम अलग अलग है, ठीक है। जो आपका फेडरल लॉ है इसको फेडरल जुडिशियरी इंप्लीमेंट करेगा और स्टेट लॉ को स्टेट जुडिशियरी इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। इन इंडिया देयर इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉज एंड द स्टेट लॉज। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट इज कंपोज्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड अदर लोअर कोर्ट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन ए हायरार्की अंडर ए हाई कोर्ट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया में अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट खुद इसको इंप्लीमेंट कर सकता है। तो ये क्या है, आपका इंटीग्रेटेड नेचर है। उसके अलावा क्या है, आपको पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको हम लोग सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो जुडिशरी है इसको इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो, आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटर है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफेंडर है, वो लोग क्या रहे, आपका इंडिपेंडेंट रहे। उनका इंडिपेंडेंस ही ये तय करेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही मायने में बचेगा या नहीं। अगर आप मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जजेस हैं, उनको कोई जजमेंट पास करना है, प्रोनाउंस करना है, ठीक है, प्रोनाउंस करना है। ऐसे में यहाँ से एक पॉलिटिशियन की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि आपकी जो बेटी है वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और हमें पता है कि उस यूनिवर्सिटी का कौन से हॉस्टल में रहता है, हमें ये भी पता है। मतलब कि डराने धमकाने की, अगर इस तरीके की चीजें होगी, ठीक है। या फिर बोलेगा कि जजेस को बोलेगा, पॉलिटिशियन अगर बोलेगा कि देखो तुम अगर ये जजमेंट पास करोगे तो हम जो है तुम्हारा अगले महीने से सैलरी काट देंगे तुम्हारा। ये सारी चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि जजेस का जो सैलरी है, पेंशन है, इन तमाम चीजों को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो हमारा मतलब उसके लिए किसी के सामने भी हाथ गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उनका एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, क्या है कि आप 65 का उम्र हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जजेस के पास क्या दिया गया है, इनको एक इंडिपेंडेंस कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन दिया गया है, और जो तमाम जो खर्चा है उसको हम लोग क्या देखते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्जेस होती हैं। उसके अलावा जजेस को जो आपका कॉन्डक्ट होते हैं, एक जज क्या करता है क्या नहीं करता है, इन तमाम चीजों को आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको क्या लग रहा है कि ये हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, तो ये भी एक बहुत ही अहम फीचर में से एक है। तो फंडामेंटल राइट में हम लोग क्या देखते हैं कि हमें छह तरह के फंडामेंटल राइट दिया गया है, 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इक्वलिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, नहीं उसके पहले लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर आपको दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, ये तो 4 हुआ। उसके बाद रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स,
रिलीजियस एज वेल एज कल्चरल राइट्स। और फिर आती है आपका आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर 5 रीड्स हैं। उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है फिलहाल। तो हम ये देखते हैं कि हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये 6 तरीके की फंडामेंटल राइट्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। हमें क्या बोलते हैं कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में ये सारी चीजें क्या करते हैं, आपको इक्वलिटी की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के बीच में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हर कोई व्यक्ति लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है। हर एक व्यक्ति के जो कोई भी व्यक्ति इस तरह के नाम या फिर जो टाइटल इस्तेमाल नहीं करेगा जिसकी वजह से वो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल में शामिल हो जाए, तो ये नहीं हो सकता है। लोगों की बोलने की आजादी है। आपको अगर अरेस्ट किया जाता है तो आपको उसका कारण बताना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस को बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आपका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसका पूरी आजादी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर की जो प्रक्रिया, इन तमाम चीजों को बंद करना है। तो रिलीजियस और कल्चरल जो वो है इसको हमें देखना है। तो ये सारी चीजें क्या है, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम इसमें आता है। राइट टू रिलीजन अलग से होगा और कल्चरल अलग से होगा। लाइफ एज सच कुछ नहीं होता है, फ्रीडम में ही आता है। ये आ जाए आपका 19 से 22 के बीच में। एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, ठीक है। अगर रिलीजन की बात करें, राइट टू रिलीजन, तो आपका 29 टू 25 टू 28। और अगर आप कल्चरल की बात करें 29, 30, और ये हो गया आपका 32 आर्टिकल। तो ये तमाम बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। और ये कहां पर है, ये आपका पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट इज टू एडवांस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारे देश में जो राजनीतिक जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकली हर एक व्यक्ति जो है आपका क्या हो, आपका एम्पावर्ड हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हमें क्या किया गया है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हम देखते हैं कि इन तमाम 6 जो फंडामेंटल राइट्स है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। दे सर्व एज रेस्ट्रेंट्स ऑन द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस डेस्पोटिज्म एंड द लेजिस्लेचर्स आर्बिट्रेरी लॉ। जो हमारा लेजिस्लेचर है या फिर जो एग्जीक्यूटिव है, वो लोग कोई आर्बिट्रेरी कानून या फिर ऑर्डिनेंसेस पास करके आपकी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किलात में ना डाल दे। तो इन तमाम चीजों से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स आपके सामने रखा गया है। और ये क्या है, आपका एनफोर्सेबल है। अगर आपके राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने आप ये बोलने के लिए कि हमारा जो राइट्स है उसको छीनने की कोशिश किया गया है, उसको वायलेट किया गया है और हम चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने जाके आप ये अपना राइट्स को मांग सकते हैं कि हमारे साथ ये गलत हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट कभी भी वो नहीं होगा, आपसे छीना नहीं जा सकता है, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, ऐसा नहीं है। आपका जो फंडामेंटल राइट है वो तब तक है जब आप खुद के फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करते हुए दूसरे के फंडामेंटल राइट को आप एंडेंजर नहीं करते हैं, ठीक है। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी या फिर दूसरे कंट्री के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको आप खतरे में ना डालें। तो इन तमाम चीजों को जो हम लोग देखें तो ये सब जब आप वायलेट करेंगे तो वहां पर आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम में सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है, आपका इनवैलिड हो जाता है एक्सेप्ट 20 एंड 21। ये 20 और 21 ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में से है, क्योंकि ये जो आपका नेशनल इमरजेंसी होती है उस टाइम में भी ये जो आपका फंडामेंटल राइट्स है ये आपका इंप्लीमेंट होता है, ये वैलिड रहता है। तो इन तमाम चीजों का हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये पहला पार्ट था हमारा सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें। नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें हम लोग डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, एक सेक्युलर स्टेट, ठीक है, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज, इमरजेंसी प्रोविजंस,
3 टायर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन तमाम चीजों को हम लोग स्टडी या फिर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव ए गुड डे. बाय बाय.